विश्व का इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम देखेंगे 1949 की चीनी क्रांति। हम जानते हैं कि चीन में 1911 की जो क्रांति हुई उसके बाद से ही वहाँ पर राजनीतिक जागृति, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। और 1917 में बोल्शेविक क्रांति जो रसिया में हुई उसके बाद वहाँ पर कम्युनिस्टों का, माओवादियों का, साम्यवादियों का प्रभाव नज़र आने लगा था। तो इन सब परिस्थितियों में चीन के अंदर 1949 में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। जो व्यवस्था चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उसमें जो एकदम से जो परिवर्तन लाया जाता है वो चाहे शक्ति के द्वारा, लोगों के विरोध के द्वारा, चाहे वो विरोध शांतिपूर्वक हो या सशस्त्र हो, उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन होता है या व्यवस्था में परिवर्तन होता है वही क्रांति कहलाता है। डॉक्टर सन यात सेन के प्रयासों से चीन में 1911 में राज्य क्रांति संपन्न हुई थी, किंतु उनके पद त्याग के पश्चात युआन शिकाई ने स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करने का प्रयास किया। डॉक्टर सन यात सेन ने अपने 3 सिद्धांतों राष्ट्रीयता, जनतंत्र और समाजवाद के आधार पर चीन का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया था। 1920 ईस्वी तक उनके दल के उद्देश्य में केवल डॉक्टर सेन के सिद्धांत थे जो उनके अनेक भाषणों में प्रकट हुए थे। इस दल के पास कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं था और न कोई शक्तिशाली संगठन ही था। 1923 में रूसी साम्यवादी सरकार के प्रतिनिधि एब्राम एडोल्फ जोफ व सन यात सेन के बीच एक समझौता हुआ। दिसंबर 23 में डॉक्टर सेन ने घोषणा की कि हमें शक्तियों यानी कि पश्चिमी शक्तियों से कोई आशा नहीं रह गई है। हमने उनसे प्रेरणा प्राप्त करना बंद कर दिया है। अब हमारी समस्त आशा रूस के सहयोग से फलीभूत होगी, क्योंकि हमें रूस की सहायता पर अधिक विश्वास है। दल के पुनर्गठन के लिए रूसी साम्यवादी दल को आदर्श बनाया गया। समस्त चीन में स्थानीय आधार पर कुओमिंतांग दल की शाखाएं स्थापित की गई, किंतु 12 मार्च 1925 ईस्वी को डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 2 महत्वपूर्ण किंतु परस्पर विरोधी परिणाम हुए। प्रथम, डॉक्टर सन यात सेन रातों रात राष्ट्रीय चीन वे कुओमिंतांग दल के जननायक बन गए। उनका वसीयतनामा दल के लिए पवित्र सिद्धांत बन गया और जनता के 3 सिद्धांत राष्ट्रवादियों का धर्म ग्रंथ हो गया। किंतु इन सब के बावजूद दूसरा परिणाम भी प्रकट हुआ। वह यह था कि उनकी मृत्यु के बाद दल में नेतृत्व के लिए सैद्धांतिक मतभेद आरंभ हुए। इन सैद्धांतिक मतभेदों का कारण डॉक्टर सन यात सेन द्वारा अपनी बातों को सामान्य या आम ढंग से कहना था, जिससे उन्हें लागू करने में व्याख्या भेद की गुंजाइश रह जाती थी। इस मतभेद में दल का वामपंथ अधिक सुविधाजनक स्थिति में था और इससे साम्यवादी सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। दल के केंद्रीय संगठन पर इसका नियंत्रण था। कुओमिंतांग के कुलीनों व कैंटन के व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष में विजयी होने के कारण कैंटन पर इनका कब्जा था। दल के भीतर के संघर्ष की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रूस के साथ किस तरह से संबंध रखे जाए। डॉक्टर सन यात सेन ने 1924 ईस्वी में खोदो में दिए अपने अंतिम सार्वजनिक भाषण में कहा था, विश्व के सभी अविकसित देशों के दलित लोगों, तुम्हें रूस के दिशा निर्देश पर चलने की ज़रूरत है।
कुओमिंतांग दल की महासभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ। तब डॉक्टर सेन द्वारा दिए गए व्याख्यानों के आधार पर दल की क्रांतिकारी विचारधारा व राजनीतिक कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। इसे सान मिन चू आई जनता के 3 सिद्धांत नाम दिया गया। सान मिन चू आई जनता के 3 सिद्धांत नाम दिया गया। इन सिद्धांतों के विकास में डॉक्टर सेन ने साम्यवाद को हावी नहीं होने दिया, किंतु चीन में जब साम्यवादी प्रचार प्रारंभ हुआ तो वहाँ आपसी फूट, संघर्ष और प्रतिक्रिया के दर्शन होने लगे। चीन की सहायता से यद्यपि कुओमिंतांग दल ने चीन में भारी सफलताएं प्राप्त की थी, किंतु साथ ही वहाँ आतंकवाद और प्रति आतंकवाद का दौर आया, जिसके कारण चीन की सहानुभूति साम्यवाद से हटने लगी। इन्हीं परिस्थितियों में दल का विभाजन हुआ। जब रूस ने स्पष्ट रूप से चीन में साम्यवादी और बोल्शेविक कार्यक्रम चलाने का प्रयास किया तो कुओमिंतांग दल के नेता रूस के विरुद्ध हो गए। अब चीन के लोग ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी शक्तियों का सहारा लेने लगे। इससे कुओमिंतांग दल में विभाजन होने लगा। नवंबर 1925 में कुओमिंतांग दल के व्यापारी तथा जमींदार वर्ग के लोगों ने पीकिंग की पश्चिमी पहाड़ियों में एक बैठक की और रूसी कलाकारों और साम्यवादी सदस्यों को संस्था से निकालने का कार्यक्रम बनाया। संस्था के दूसरे सम्मेलन में जो 1926 में हुआ, साम्यवादी सदस्यों को दल से अलग कर दिया। फिर 1927 तक किसी तरह कुओमिंतांग और साम्यवादियों में सहयोग रहा, किंतु जब साम्यवादियों ने हेकाऊ सरकार तथा उसके द्वारा कुओमिंतांग पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया तो चांग काई शेक ने साम्यवादियों को कुओमिंतांग दल से निष्कासित कर दिया। साम्यवादियों की शक्ति को दबाने के पश्चात चांग काई शेक ने 1928 में पीकिंग पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात चांग काई शेक ने मंचूरिया पर कुओमिंतांग शासन स्थापित करने का विचार किया, परंतु जापान के विरोध के कारण वह ऐसा नहीं कर पाए। इसी बीच मंचूरिया के सेनाध्यक्ष लियांग ने कुओमिंतांग सरकार से एक समझौता किया। फलते मंचूरिया पर भी कुओमिंतांग का प्रभाव स्थापित हो गया। जब कम्युनिस्ट लोग कुओमिंतांग दल से अलग हो गए तो उन्होंने चीन के अनेक प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1931 ईस्वी में उनकी शक्ति का प्रधान केंद्र कियांगसी था। वह प्रांत क्वांगतुंग प्रांत के उत्तर में स्थित है, जहां कम्युनिस्ट लोगों ने अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। धीरे धीरे फुरुकियन, हुनान व आनहुई प्रांतों के अनेक भागों में भी इनकी शक्ति स्थापित हो गई थी। कियांगसी की कम्युनिस्ट सरकार नानकिंग की कुओमिंतांग सरकार की सत्ता को स्वीकार नहीं करती थी। इस समय वहाँ चांग काई शेक शक्ति में था। 1932 में चीन की इस कम्युनिस्ट सरकार के अधीनस्थ प्रदेशों का क्षेत्रफल 3,30,000 वर्ग मील के लगभग था और उनमें निवास करने वालों लोगों की संख्या लगभग 9 करोड़ थी। कितनी थी? 9 करोड़ थी। 1931 में प्रथम अखिल चीनी सोवियत सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें चीन सोवियत गणतंत्र का संविधान स्वीकार किया गया। 61 सदस्यों की एक केंद्रीय समिति बनाई गई। इस समिति का अध्यक्ष माओ को बनाया गया। इस प्रकार 1931 ईस्वी तक चीन में साम्यवादियों ने अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली थी। उनकी बढ़ती हुई शक्ति से नानकिंग सरकार के लिए संकट उत्पन्न हो गया। वर्ष 1933 ईस्वी में चीन में 3 प्रमुख सरकारें थी। चांग काई शेक की अध्यक्षता में नानकिंग में कुओमिंतांग दल की सरकार, कैंटन में कुओमिंतांग दल की ही वामपंथी सरकार, इनके प्रमुख नेता वांग चिंग वै और चेन कुंगपो थे। इस वामपंथी दल के सदस्य चांग काई शेक की नीति को डॉक्टर sun yat-sen के सिद्धांतों के विरोध में समझते थे। इस कारण से उन्होंने कैंटन में पृथक सरकार का निर्माण कर लिया था। कियांगसी, आनहुई तथा कियन प्रांतों में साम्यवादी सरकार थी।
ये सरकार अपने को देश की राष्ट्रीय सरकार कहती थी तथा साम्यवादी ढांचे पर देश में शासन स्थापित करना चाहती थी। चांग काई शेक के अधीन नानकिंग सरकार कम्युनिस्ट विरोधी थी। चीन की सरकार राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक था कि क्यांग्शी की कम्युनिस्ट सरकार को युद्ध द्वारा परास्त कर उसे अधीनता में लाया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1933 में महासेनापति चांग काई शेक ने 4 बार क्यांग्शी की कम्युनिस्ट सरकार पर आक्रमण किए, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। इस समय कम्युनिस्ट लोग निरंतर अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। चांग काई शेक की सरकार ने 1934 में अपनी संपूर्ण शक्ति कम्युनिस्ट लोगों के दमन में लगा दी। अब कम्युनिस्ट लोगों के लिए यह संभव नहीं रह गया था कि वे नानकिंग सरकार की शक्ति का मुकाबला कर सके। 1934 में लाखों की संख्या में कम्युनिस्ट लोगों को मौत के घाट उतारा गया। सैन्य शक्ति के अतिरिक्त चांग काई शेक ने फासिस्ट ढंग पर नीली कुर्ती नाम से एक आतंकवादी दल का गठन किया, जिसका उद्देश्य कुओमिंतांग दल के विरोधियों का विनाश करना था। कुओमिंतांग सरकार ने सेना में राजनीतिक शिक्षा का प्रचार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि चांग काई शेक की सरकार कम्युनिस्टों यानी साम्यवादियों को देश का शत्रु समझने लगी। इसके अतिरिक्त जिन प्रदेशों को नानकिंग सरकार साम्यवादियों से विजयी करती जाती थी, उनके पुराने जमींदारों व पूंजीपतियों को संगठित किया जाता था ताकि वे कुओमिंतांग दल की सहायता कर सके। चांग काई शेक ने चीन में एक आंदोलन का सूत्रपात किया जिसे नवजीवन न्यू लाइफ मूवमेंट कहा जाता था। इस आंदोलन का उद्देश्य था चीन के प्राचीन आदर्शों के प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न करना, जिससे लोग मार्क्स की अपेक्षा कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों की ओर अधिक आकृष्ट हो। 19 फरवरी 1934 को सर्वप्रथम चांग काई शेक ने एक भाषण में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा था, सभी साथ मिलकर उन विकृत, अव्यवस्थित और पतन की ओर जाने वाली परिस्थितियों में सुधार लाएं जो देश के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। चीन में साम्यवाद का विकास विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना थी। चीनी लोग साम्यवादी रूस क्रांति से बहुत प्रभावित थे और वे चीनी परिस्थितियों के अनुसार देश में मार्क्सवादी सिद्धांतों को लागू करना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय सरकार के नेता चांग काई शेक ने उनका प्रबल विरोध किया। परिणामस्वरूप चांग काई शेक ने उनका दमन करने के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु अंत में साम्यवादियों को ही विजय प्राप्त हुई। चीन में चले इस साम्यवादी आंदोलन के उदय के कारणों का संक्षिप्त वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो इस प्रकार से जो अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार कह रही थी चांग काई शेक की, वो साम्यवादियों का दमन कर रही थी, जबकि चीन की आम जनता रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई, वहाँ जो साम्यवाद स्थापित हुआ, सर्वहारा वर्ग का उससे प्रभावित थी और वहाँ पर साम्यवाद लागू करना चाह रही थी। ऐसे समय में चांग काई शेक के विरुद्ध क्रांति हो गई और माओ त्से-तुंग यानी माओ ने उसका नेतृत्व किया। तो वो क्या परिस्थितियाँ थी, क्या कारण थे जिसके कारण ये सब सीधे रूप से उत्पन्न हुआ, उसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर।